Now the term of discussion is of geography, and I have come to discuss about all the questions related to geography. First of all, question number 32. Consider the following statement with regard to the direction of movement of ocean current. First option is surface current moves from the areas of lower density to the higher density. क्वेश्चन में कहता है कि ओशियन करंट के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कि सरफेस करंट मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर, कम डेंसिटी से अधिक डेंसिटी की तरफ करंट का मूवमेंट होता है। दूसरा है लेस सैलाइन वाटर मूव्स टुवर्ड्स ग्रेटर सैलाइन वाटर एज सरफेस करंट। कम लवणता वाले स्थान से अधिक लवणता वाले स्थान की तरफ सतही जल धाराएं प्रवाहित होती हैं। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट। सी, तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, सरफेस करंट मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी, ये करेक्ट है। ये करेक्ट है। कैसे, उसको देखेंगे। सरफेस करंट हमारा है लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ज़्यादा डेंसिटी है इसका मतलब है कि वॉल्यूम उसका कम है। लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ जो है ये तीनों कम है, इसका मतलब है कम डेप्थ वाला वाटर है। और दूसरा D2 डेंसिटी है जिसका कि जो डेप्थ है आप समझे कि ज़्यादा है। तो नेचुरली फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन देयर इज नेचुरल मूवमेंट ऑफ सी वाटर और ओशन वाटर। तो जो डेप्थ वाला ज़्यादा है वहाँ से वाटर कम डेप्थ वाले स्थान की तरफ मूव करेगा, दैट इज ओशन करंट। तो पहला है सरफेस करंट मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। यहाँ देखें कि ये डेंसिटी इसमें इस एरिया में डेंसिटी आपका कम है। डेंसिटी कम का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ज़्यादा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा है लेस सैलिन वाटर मूव्स टुवर्ड्स द ग्रेटर सैलिन वाटर। लेस सैलाइन वाटर का मतलब अगेन क्या होगा कि जहाँ पर सैलिनिटी आपका देखेंगे सैलिनिटी कम है, इसका मतलब है कि वहाँ डेंसिटी जनरली जो है आप कह सकते हो कि डेंसिटी भी कम है। और जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, सैलिनिटी भी नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो यहाँ डायरेक्टली रिलेट हो गया कि डेंसिटी ज़्यादा है नॉर्मली, तो सैलिनिटी जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा सैलिनिटी कहीं पर ज़्यादा है का मतलब है कि वो कंप्रेस्ड एरिया है, का मतलब ओशन वाटर का जो डेप्थ है हमारा, डेप्थ है वो कम है, और दूसरी जगह ओशन वाटर का डेप्थ ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा कि कम सैलाइन वाटर से अधिक सैलाइन वाटर की तरफ ओशन वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट रिलेटेड टू दिस question. Now come to question number 33. In the context of black hole, consider the following statement. पहला है जर्मन एस्ट्रोनॉमर कार्ल शार्लचाइल्ड proposed the idea of black hole. इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है। आप देखें यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जर्मन एस्ट्रोनॉमर की जगह आपका जर्मन ब्लैक होल आर स्फेरिकल एंड द ग्रेविटी एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन अराउंड। ब्लैक होल्स आर स्फेरिकल एंड द ग्रेविटी एक्ट्स इक्वली इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखें यहाँ पर ब्लैक होल स्फेरिकल तो हमारा ब्लैक होल होता है, ठीक है, और ये
जो फोर्स है स्फेरिकल होने के लिए चारों तरफ फोर्स जो है बराबर मात्रा में काम करना ही चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देन द सेंटर ऑफ ब्लैक होल कंटेन्स एन इवेंट हॉरिजॉन क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट कर्वेचर इन द स्पेस टाइम। सेंटर ऑफ ब्लैक होल कंटेन्स इवेंट हॉरिजॉन। जो ब्लैक होल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इवेंट हॉरिजॉन जो है वो सेंट्रल पार्ट में नहीं होता है, ये आपका आप कह सकते हैं सर्कमफेरेंस में होता है। सो यू सी इवेंट हॉरिजॉन इज प्रेजेंट इन सर्कमफेरेंस, द एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, not in the center. So the third statement is again wrong. So the answer is only 2. Now the next question is your 35 number है। Consider the following statement with regard to Globigerina ooze type of ocean deposit। पहले बताएं हम कि जो ग्लोबिजेरिना, इनमें से पूछ रहा है कि ग्लोबिजेरिना ऊज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्लोबिजेरिना ऊज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्लोबिजेरिना ऊज जो है वो आप कह सकते हो कि एक बायोलॉजिकल डिपॉजिट होता है, बायोलॉजिकल डिपॉजिट होता है। तो ग्लोबिजेरिना, टेरोपोड्स, ये सब जो है, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें टेरोपोड्स हैं, ग्लोबिजेरिना है, एंड आपको डायटम्स हैं, ये सब कुल मिलाकर के बायोलॉजिकल यूजेज में आते हैं। तो पूछता है उसके संबंध में कि कैलकेरियस इन नेचर है कि नहीं है, मतलब इसमें कैल्शियम का प्रेजेंस है कि नहीं। सही है, कैलकेरियस होता है। इट इज सेल्डम फाउंड एट द डेप्थ ग्रेटर देन 2000 fathoms बिकॉज ऑफ देयर हाई solubility। ये सही है कि नहीं है। अब आप देखिए 2000 fathom है, उसको अगर हम मीटर में देखें तो 2000 इंटू 1.5 यानी कि जो है 3000, अप्रॉक्सीमेटली 3000 टू 4000 जो मीटर है उस डेप्थ तक ग्लोबिजेरिना फाउंड होते हैं ओशियन में। सो सी इट इज सेल्डम फाउंड, मतलब कि यह 2000 के बाद रेयर ही पाए जाते हैं। तो यह लगभग स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। थर्ड है इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन सरफेस। कंसीडर द वर्ड, ओशियन सरफेस पर नहीं, ऑल्दो कि यह लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। कौन सा? ग्लोबिजेरिना ऊज, जो बायोलॉजिकल ऊज कहलाते हैं, बट इज फाउंड ऑन द ocean bottom having with maximum area already, but is found on the ocean bottom, not on ocean surface. So third one statement is wrong. अब इसमें से देखें कि आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 और 2 होगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसमें नहीं आएगा। सो आंसर इज ए। नाउ कम टू के जो फोर्सेस हैं, आप ओशन में सिंपली समझिए जो फोर्सेस काम करते हैं सन और मून के द्वारा, और उससे जो ओशन के वाटर में राइज होता है, देयर इज राइज एंड व्हाट टू से फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर, दैट इज नोन एज टाइड। सो एज पर द टाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस टाइड? सी फर्स्ट, gravitational force of the sun and moon, as I have already told of that the gravitational force affected by sun and moon is causing tide, so the first statement is true. Tilt of the earth, क्या ये सही है? Tilt of the earth का मतलब है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। तो क्या ये टिल्टिंग अगर चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल तो टाइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब आप देखें कि हमारा जो टिल्टिंग है वो 23.5 से 22.5 से लेके 24.5 के बीच टिल्टिंग एंगल चेंज होता है। तो टिल्टिंग एंगल चेंज होने से मून और सन का रिलेटिव पोजीशन, चूंकि ये अर्थ है, इसके चारों ओर मून का मूवमेंट है, और ये अर्थ भी जो है अपने आप में वो सन के, अब जैसे आप कहें कि मिड में सन है, इसके चारों ओर अर्थ मूव कर रहा है, और इसके चारों ओर
मून का पोजीशन है। तो अगर इसका टिल्टिंग एंगल चेंज होगा, सारे 23 से आप मान लीजिए सारे 22 हो जाए या 24.5 हो जाए, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून एंड अर्थ वुड आल्सो बी चेंजिंग। As a result of that, gravitational force would also be changing. So tide or the relative position of tide would also be changed. तो tilt भी सही है। Then Coriolis force, Coriolis force का मतलब होता है the effect of rotation of the earth. So see कि मून के कारण रियली जो अर्थ पर वाटर बॉडीज है वो अपराइज होना जनरली हम टाइड मानते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि जो आपका कोरियलिस फोर्स का मतलब है कि अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों ओर, मून रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों ओर। तो अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ रोटेट करेगा, तो आप जाने कि ओशियन वाटर में भी राइट हैंडेड ऑसिलेशंस, लेफ्ट हैंडेड ऑसिलेशंस होंगे। तो आप देखेंगे जनरली सदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंडेड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंडेड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंडेड टिल्टिंग होता है टाइड्स में। तो जनरली आप कह सकते हो कि कोरियलिस फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। देन शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट, सी कि देखिए शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आप देखिए कि अर्थ जो है, अर्थ डिफरेंट प्लेट्स के बने होते हैं। यू हैव द डिफरेंट प्लेट्स। सो सी कि अगर इसको प्लेट को मान लिया जाए तो अर्थ डिफरेंट प्लेट के बने होते हैं, इनके बीच जो है कन्वर्जेंस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके बीच डाइवर्जेंस भी होता है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के कारण अर्थ के शेप में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ड्यू टू कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस द शेप ऑफ द अर्थ इज गेटिंग चेंज्ड और कंटिन्यूअसली इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। तो शेप जब चेंज होगा तो स्वाभाविक है कि जो ओशियन का शेप है वो चेंज होगा, कभी बड़ा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अटलांटिक ओशियन का जो शेप एंड साइज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है, और पैसिफिक ओशियन का साइज और शेप जो है वो घट रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप देखेंगे शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट से भी टाइड जो है वो गेटिंग अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर है डिपॉजिट ऑफ द ओशियन एंड द सी, डेप्थ ऑफ द ओशियन एंड सी। स्वाभाविक है कि ये जो आपका जो स्टैंडिंग वेव थ्योरी है टाइड को एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी कहता है कि टाइड्स आर लोकल फिनोमिनन, ओशियन स्पेसिफिक फिनोमिनन। का मतलब है कि ओशियन विशेष के डेप्थ, उसका ब्रेड्थ और लेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहां भी है कि अगर डेप्थ चेंज होगा तो टाइड्स अफेक्टेड होगा। आप सिंपली समझिए कि वाटर बॉडी है, ज़्यादा लेंथ वाला वाटर बॉडी है तो उसमें जो वेव्स बनेंगे, ज़्यादा लेंथ वाला या एक्सपेंडेड बॉडी है तो उसपे जो वेव्स बनेंगे उसके वेव लेंथ है जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि इसका आपको डेप्थ से संबंध है। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों ऑप्शन इसमें सही माने जाएंगे इस क्वेश्चन का। 36 का जो आंसर है वो डी होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन ऑफ 37। कोरल रीफ्स आर कैल्केरियस रीजेज which survive best under the following condition। कोरल रीफ जो है एक प्रकार का डेवलपमेंट है ओशियन में, प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं, जो प्रवालों के स्केलेटन से बना होता है। कोरल रीफ्स आर अ रीफ लाइक स्ट्रक्चर और वॉल लाइक हैविंग विद देयर इन appearance which is actually the dead remains of corals, which is biological organism after death and their decay it is developing into reef like structure known as coral reefs। तो कोरल रीफ जो है वो एक स्ट्रक्चर है। इसके संबंध में यानी कि आप यहाँ देखना है कि उसके संबंध में कौन से स्टेटमेंट सब सही हैं। पहला है विद इन अबाउट 50 मीटर्स ऑफ द सी सरफेस। क्या ये कोरल रीफ ओशियन में 50 मीटर डेप्थ तक पाया जाता है? तो ये सेंटेंस सही है स्टेटमेंट। दूसरा है द टेम्परेचर शुड बी अबव 20 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 to 25 तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसके बाद तो ये
रेयरली फाउंड होंगे, ऑल्दो कि ये टेम्परेट ओशियन में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन अलग होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वाला जो फिनोमेनन है कि शुड बी अबव 20 डिग्री, तो ये मैक्सिमम अगर रहता है तो यहाँ ये सही रहता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। देन वाटर शुड बी साल्टिस एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स, तो साल्टिस तो होना चाहिए 27 जो होना चाहिए इसका पर 1000 ग्राम, 27 ग्राम साल्ट का प्रेजेंस तो वाटर में होना ही चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम का कोई बात नहीं है, इसलिए ये भी सही है। एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट ज़्यादा रहेंगे तो कोरल जो है वो डेथ कर जाएंगे, क्योंकि उनके माउथ में सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट हो जाएंगे और उनका लाइफ खत्म हो जाएगा। देन सबमरीन प्लेटफॉर्म कहता है कि इस प्रकार के जो डेवलपमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म में होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ओशन की बात करें तो ओशन में देखेंगे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये स्लोप है, ये राइज है, ये बेसिन है, तो यहाँ पर भी डेवलप होता है, यहाँ पर भी डेवलप होता है कोरल्स। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, सेल्फ है, स्लोप है, सब प्लेटफॉर्म है, तो ये भी सही है। विगरस वेव एक्शन, वेव एक्शन होगा अगर ज़्यादा तो इसका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वेव काट देगा कोरल्स को। तो 1 2 1 3 4 1 3 4 बी इसका आंसर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 68। सी विच वन ऑफ द कोरल रीफ आर आइडेंटिफाइड फॉर इंटेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें से 68 क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 सही था। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एंड ड्रेन इन इंडिया, ओरिजिनेट एंड ड्रेन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा रिवर जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट करता है और इंडिया में ही ड्रेन होता है। अब देखें ब्यास रिवर, ये आपके शिमला के पास इसका ओरिजिन होता है और हनुमानगढ़ राजस्थान में ड्रेन होता है, इसलिए सही है। रामगंगा जो है नैनीताल के पास ओरिजिनेट करता है, ड्रेन भी जो है वो आपको गंगा में होता है, खासकर आप देखेंगे कन्नौज में। गोमती है वो आपको बागपत में ओरिजिनेट करता है और सुल्तानपुर में गंगा में ड्रेन होता है। तीस्ता जो है वो आपको हिमालय के पार है, ट्रांस रिवर है, इसलिए आपका इसका आंसर जो है वो 1 2 3 ट्रांस रिवर है का मतलब है कि हिमालय के उस पार से, हिमालय अगर ये है तो हिमालय के उस पार से ओरिजिनेट करके आता है और आपका इंडिया में ड्रेन होता है, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होगा, 4th नहीं होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 68। Which one of the coral reefs areas identified for intensive conservation and management? इनमें से कोरल रीफ का कौन सा एरिया इंडिया में फाउंड है जो इंटेंसिव कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए माना जाता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें, क्या सही है? गल्फ ऑफ मन्नार जो अपने आप में सही है। गल्फ ऑफ कच्छ है, ये सही है। गल्फ ऑफ खंभात में एज सच कोरल रीफ का प्रेजेंस भी नहीं होता है इंडिया में, इसलिए इसके मैनेजमेंट की कोई बात नहीं है। फैक्ट हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे दें, पाक बे जो है, पाक बे, वहां भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। फिर आपको अंडमान निकोबार और जो आपका लक्षद्वीप है इंडिया का, वहां भी मिलता है। तो ये अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है, ये लक्षद्वीप वाला एरिया है, यहाँ भी मिलेगा। पाक बे जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये बे है, पाक बे कहते हैं, तो यहाँ भी मिलता है। सो गल्फ ऑफ कच्छ जो यहाँ कच्छ का जो ये गल्फ है, ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर 1 and 3 बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 72। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। बायोस्फीयर रिजर्व जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का एक आइडिया है। जैसे नेशनल पार्क होता है, उसी तरह से आपको सेंचुरीज है। थर्ड वन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑल्दो कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो आइडिया है वो यूनेस्को से लिया गया है, मैन एंड बायोस्फीयर से, और कुछ उसके मैप्स में इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व को लोकेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। सो सी नीलगिरी बायोस्फीयर इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है।
का लोकेशन, जो लोकलाइजेशन इंडिया में कौन से स्टेट्स में है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा में नहीं है। ठीक है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर 1, 3 and 4 डी, इसका आंसर डी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 78, 78वां क्वेश्चन। Which one of the following local wind are warm and dry in nature? लोकल विंड जो है वो डिफरेंट टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसे प्राइमरी सर्कुलेशन। प्राइमरी सर्कुलेशन में आपका जो आता है वो ट्रेड विंड्स आते हैं, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। सेकेंडरी सर्कुलेशन में जैसे आप देखेंगे कि साइक्लोन है, मानसून है, ये सब आते हैं। टर्सरी सर्कुलेशन में लोकल विंड है, आपको फिर कई और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे क्लाउड ब्रस्ट है, वो सब भी आता है। तो आप देखें कि लोकल विंड कई टाइप के भी होते हैं, वार्म एंड ड्राई इन नेचर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है। मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोकल विंड होंगे जो कोल्ड हो सकते हैं, तो यहाँ कोल्ड वाले को निगेट करना है। तो देखिए सांता आना, सांता आना जो है वो वार्म इन नेचर है। चिनूक की बात करें, ये भी वार्म है, ठीक है। सीरो को आप देखेंगे, मिस्ट्रल की बात करें तो ये आपका ये कोल्ड है। बोरा जो है ये प्योर कोल्ड है, ठीक है। यहां वार्म एंड लोकल विंड वार्म एंड ड्राई की बात कर रहा है। तो ये वार्म, तो जैसे मिस्ट्रल की बात करें तो ये कोल्ड तो नहीं है, वार्म है और मॉइस्चर कंटेनिंग है, इसलिए इसका आंसर सांता आना, चिनूक और आपका सिरोको 1 to 4 बी इसका आंसर है सही। देन कम टू 86, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर विथ रिगार्ड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में से कौन से फैक्टर ओरिजिन के दिए गए हैं जो करेक्ट हैं? तो पहला है टाइप ऑफ पेरेंट रॉक इज द प्राइमरी फैक्टर। टाइप ऑफ पेरेंट रॉक इज द प्राइमरी फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्राइमरी फैक्टर में पेरेंटल रॉक, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लाइमस्टोन है, कहीं पर सैंडस्टोन है, या रॉक उस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, तो जो सॉइल वहां बनेगा बेसिकली वो पेरेंटल रॉक से ही कंसर्न होगा। क्लाइमेट भी पेरेंटल रॉक प्राइमरी फैक्टर्स में आते हैं। तो प्राइमरी फैक्टर एक तो रॉक हो जाएगा, फिर क्लाइमेट भी हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस जो है अपने आप में करेक्ट है। दूसरा है क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन दस इंपैक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। ये नेचुरली सही है, क्योंकि क्लाइमेट के कारण जो वेदरिंग वगैरह रॉक्स में है वो अफेक्टेड होता है और पर्टिकुलर टाइप के सॉइल जनरेट होते हैं। जैसे इंडिया में ही अगर हम बात करें तो लेटेराइट टाइप का जो सॉइल है, ठीक है, जो अल्टरनेट ड्राई एंड मॉइस्ट कंडीशन के कारण डेवलप होता है इंडिया में, वो वेदर फेनोमेनन से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने आप में दोनों सेंटेंस करेक्ट है, 1 and 2। सो सी इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 89। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। पूछा गया है कि इसमें से ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा है? तो ईस्टर्न घाट जो है वो आप देखेंगे कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन में से है। वैसे आपका ईस्टर्न घाट के साथ साथ आप देखोगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन इंडिया का जो है वो आपका अरावली भी है। अरावली भी है जो सबसे ओल्ड है, उसके बाद ईस्टर्न घाट का है। ऑल्दो कि अब ये रेलिक के रूप में डेवलप हो गया, का मतलब मेटामॉर्फाइज हो चुका है, लेकिन ये बेसिकली फोल्ड माउंटेन ही है। विंध्यन जो प्लेटो है या विंध्यन माउंटेन भी अगर हम ले लेंगे तो ये अपने आप में अब जो है वो आपका ब्लॉक माउंटेन के रूप में है। सतपुरा रेंज भी ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तेलंगाना प्लेटो है, तो ये तो प्लेटो है, माउंटेन की बात ही नहीं है, ठीक है। वहां माउंटेन भी सब होंगे। तो आपको गोंडवाना टाइम के या पीरियड के माने जाएंगे, इसलिए आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात किया जाए तो ईस्टर्न घाट, ए इसका आंसर सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 92। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड या आप कह सकते हो घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ग्रासलैंड कवर एरियाज वेयर रेनफॉल इज यूजुअली लो और सॉइल डेप्थ एंड क्वालिटी इज पुअर। ये नेचुरली ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जहां ग्रासलैंड
डेवलप होने की बात होगी वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होना ही चाहिए। 75% 40 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल पर्याप्त है, इसलिए ग्रासलैंड के लिए रेनफॉल तो कम होना ही चाहिए। और सॉइल पुअर रहेगा, सॉइल अगर बेटर हो तो वहाँ पे ट्री के डेवलपमेंट के चांसेस होंगे, स्क्रब के भी डेवलपमेंट के चांसेस होंगे। जो ग्रासलैंड वगैरह है उसमें सॉइल पुअर ही नॉर्मली रहते हैं। तो ग्रासेस इन द इकोसिस्टम एक्सपीरियंस ए पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड ग्रोथ फॉलोड बाय डोरमेंट फेज। स्वाभाविक है कि वर्ल्ड में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में ग्रासलैंड्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में ग्रासलैंड्स है वो आपको मिडिल पार्ट में ही, कॉन्टिनेंट के मिडिल पार्ट में ही पाए जाते हैं, जहां पर कि अल्टरनेट फेनोमेनन जो है कभी ड्रॉट का कभी फ्लड का वो सब रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर इंक्रीज्ड ग्रोथ फॉलोड बाय डोरमेंट फेज ये होगा, इसलिए ये भी सही है। अगर आप मैप में देखेंगे तो इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेट रीजन की बात करेंगे तो सब में बीच वाले में ही ग्रासलैंड पाया जाता है, जिसमें अल्टरनेटिवली ड्रॉट सीजन्स का इफेक्ट रहता है, इसलिए यहां पर ये सेंटेंस भी सही है। थर्ड वन देखें, हिमालयज पास्चर बेल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय का अगर हम मैप में, इंडिया का मैप अगर देखें तो जो माउंटेन रीजन है, डिफरेंट जो सीरीज ऑफ माउंटेन है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, ये सब के, और आप शिवालिक के बीच में जो ग्रासलैंड है, और पर्टिकुलरली वो ग्रासलैंड जो ग्रेट हिमालय और आपका लेसर हिमालय के बीच में है, जैसे आप कहते हो कि जिसको कि आप कई बार बुग्याल, पयाल कहते हो, वो सब जो है वो ग्रासलैंड के ही एग्जाम्पल। जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स सिक्किम में भी है, आपका हिमालय में जो उत्तराखंड में वहाँ भी है, गढ़वाल में, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, डी इसका आंसर है। 92 क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नॉट पार्ट ऑफ द 3C इनिशिएटिव। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप देखेंगे 3C इनिशिएटिव जो है वो आपको बाल्टिक सी को लिया गया है उसमें, फिर जो है ब्लैक सी को लिया गया है, एड्रियाटिक सी को लिया गया, और यहाँ क्वेश्चन है नॉट, इसलिए आप देखेंगे कि बेरिंग सी नहीं होगा, रेड सी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है अपने आप में आप देखेंगे 1 और 5 होगा, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा 95 का। देन कम टू दिस वन वाज द लास्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।